Good morning, students. We are on chapter 14, more on SQL. Okay, so in this, I told about ordering records in results. Okay, we discussed recalling SQL select order by clause. Order जो clause हम use लेते हैं, that is for arranging or columns data. ठीक है, तो इसमें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया था, कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बताए गए थे, जिसके थ्रू ए एस सी इज़ फॉर असेंडिंग, डी ई एस सी इज़ फॉर डिसेंडिंग, नॉट फॉर डिस्क्राइब। ओके, सो यहाँ पर हमने ये टेबल में प्रैक्टिकली कुछ था। सी डेटा टेबल थी, डेटा नेम से थी ये टेबल, इसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड और सेक्शन, दीज आर द 5 कॉलम्स यहाँ पर थे। इन 5 कॉलम्स में वैल्यूज़ हैं, रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। सिंपल, सबसे पहले इन जो फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स को कॉलम्स बोला जाता है, फील्ड्स बोला जाता है, एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड्स जितने भी हैं, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर रोज में, दैट इज़ योर रिकॉर्ड्स। ठीक है, इन रिकॉर्ड्स को टपल भी बोला जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं माई एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा ऑर्डर बाय मार्क्स। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल क्वेरी लिखी थी, जिसके थ्रू क्या हुआ कि ऑर्डर बाय मार्क्स, ऑर्डर बाय अगर हम कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में आपकी जो है वैल्यू को अरेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, यानी डेटा इज़ अ टेबल, टेबल नेम। तो हमने टेबल डेटा वाली जो डेटा नेम से जो टेबल है, उसका जितना भी डेटा है उसको हमने मार्क्स को ऑर्डर बाय अरेंज किया था। सो यहाँ पर जो ये है आपके जो मार्क्स हैं, यहाँ पर वो आपके नॉर्मल अरेंज हैं, कोई उसका सिंटेक्स नहीं है, ना वो असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है, वो एक अपने अकॉर्डिंग है। सो यहाँ पर देखते हैं मार्क्स में, अब यहाँ हमने जो ये क्वेरी दी है, तो इस क्वेरी के थ्रू आपका जो मार्क्स वाला कॉलम है वो पूरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, 32, 32, 51, 57, है ना। तो इसमें क्या हुआ, सिंपल ऑर्डर बाय मार्क्स हमने कर दिया। तो ऑर्डर बाय अगर हम कर रहे हैं और हम यहाँ पर कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्मेट नहीं दे रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। अब मार्क्स के बाद में हम बात करते हैं, सी यर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा ऑर्डर बाय क्लोज। तो अगर हम इसको भी करते हैं तो ये भी उसी डेटा को उसी फॉर्मेट में सेम रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करा देता है। ओके, अब बात करते हैं ऑर्डर डेटा ऑन मल्टीपल कॉलम्स। तो मल्टीपल कॉलम्स पे अगर हम डेटा अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारी क्वेरी है ऑर्डर बाय की, उसको अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो फर्स्ट वाला कॉलम है, जो हम फर्स्ट कंडीशन दे रहे हैं, वही यहाँ पर एग्जीक्यूट होती है। मैंने आपको बताया था सेलेक्ट फ्रॉम डेटा ऑर्डर बाय सेक्शन ए एस सी। तो सेक्शन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में और मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मार्क्स जो है ना, ये वाला, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा इस कंडीशन पर। जो फर्स्ट वाला कॉलम हम ले रहे हैं ना, फर्स्ट कॉलम, अब ये मल्टीपल कॉलम्स हो गए, एक कॉलम हो गया आपका सेक्शन कॉलम और एक कॉलम हो गया आपका मार्क कॉलम, है ना, मार्क्स कॉलम। तो अब इस मार्क्स को ये बाद में जो है कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले ये सेक्शन जो आपने कॉलम लिया है ना, इसको सेलेक्ट करके और इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। ये जो सेक्शन है ये वाला पूरा असेंडिंग ऑर्डर में आपका अरेंज हो गया था। ओके, अब इसमें क्या होगा कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा तो सही, पर वो किसके बेसिस पे आएगा, इस सेक्शन के बेसिस पे। सबसे पहले ये जो ए सेक्शन आया है, इस ए सेक्शन की वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। ठीक है, फिर बी सेक्शनों की वैल्यू, जितने भी बी सेक्शन वाले हैं उनकी वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। फिर सी वाले जो लास्ट के 3 हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होते हैं। सो दैट इज योर ऑर्डरिंग डेटा ऑन मल्टीपल कॉलम्स, ऑर्डरिंग डेटा ऑन सिंगल कॉलम्स हमने देख लिया। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्टिंग टेक्निक टाइप की ही आपका जो ऑर्डर बाई क्लोज है वो यूज़ होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑर्डरिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब समटाइम्स you need to display the results on a calculation or a mathematical expression in the result set. In such cases, you may want to need to arrange your result set in the order of the calculated expression. To order by clause allows you to include the mathematical expressions to order the result
set by it. However, the arrange of result set on the basis of a mathematical expression, you should preferably include the mathematical expression in the select list so that it becomes easy to comprehend the result. कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है मैथमेटिकल इक्वेशंस को कैलकुलेट करने की, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करने की, उनके रिजल्ट देखने की, तो वो चीज़ भी हम ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ में पॉसिबल है कि हम उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल स्टेटमेंट, सी माई एसक्यूएल। यहाँ पर आपका एक क्वेरी स्टार्ट हुई है, सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, ग्रेड, सेक्शन, मार्क्स स्टार, 0.35 फ्रॉम डेटा। ये एक डेटा टेबल है जिसमें आपके ये कॉलम्स दिए हुए हैं, रोल नंबर, नेम, ग्रेड, सेक्शन, मार्क्स, है ना। वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 70, जहाँ पर मार्क्स 70 हो वहाँ पर हमें इन सब कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, ऑर्डर बाय सेक्शन, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, मार्क्स जो आपका कॉलम है, पहला तो सेक्शन असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, उसके बाद में मार्क्स जो है वो आपका 0.35 डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले जो हमने सेक्शन ASC लिया है, सॉरी सेक्शन असेंडिंग ऑर्डर में जो हम ले रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे हमारे जो मार्क्स है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके अरेंज हो रहे हैं। जैसे अभी इससे पहले वाले प्रोग्राम में था, पहले वाली क्वेरी में था ना कि सेक्शन पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, फर्स्ट A अल्फ़ाबेट आ गए, फिर B आ गए, ठीक है, लास्ट में C आ गया, इस टाइप से ये हो गया। अब मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो वो पहला A कॉलम्स के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद में B वाले जितने कॉलम्स हैं उन कॉलम्स के लिए हो गए डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पर अरेंज हो गए। तो वही चीज़ यहाँ पर देखते हैं, सी दैट इज़ 8 रोज, और इनको कैलकुलेट करने में जो टाइम लगा है वो है 0.02 सेकेंड्स। तो डेटाबेस में जो हमारी फेचिंग का टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट है, ठीक है। So if you want, you can provide a column alias name to the mathematical expression in the select list. Example, following statement will also produce the result as above, but it will name the columns marks star 0.35 as a term 1. तो अब हम कॉलम्स का नेम भी इसको चेंज कर सकते हैं, सी सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, ग्रेड, सेक्शन, मार्क्स 0.35 एज टर्म 1। अब हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं कि हमारी जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गई कि जो मार्क्स 0.35 है ना उसको एज ए टर्म हम कॉलम्स का नेम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं कि फ्रॉम डेटा टेबल से, जो ये डेटा टेबल है, इस डेटा टेबल से आपको ये सेलेक्ट करना है। इन कॉलम्स को सेलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना है कि जो मार्क्स 0.35 आ रहा था इस कॉलम को हमें टर्म 1 नाम से आपको ऐड करना है, चेंज करना है इसका मीन्स, है ना। तो अब क्या होगा, इसमें ऑर्डर बाय में हमने सेक्शन दे दिया, सेक्शन असेंडिंग ऑर्डर, और टर्म 1 यहाँ पर अगर हम दे दें और टर्म 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये टर्म 1 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। क्यों, क्योंकि हमने जो मार्क्स 0.35 वाला जो कॉलम है उसको हमने क्या चेंज कर दिया, एज टर्म 1 नाम दे दिया। तो हमारी टेबल में जो डेटा टेबल है आपकी, इस डेटा टेबल में आपका जो कॉलम मार्क्स स्टार 30.35 था वो चेंज होके टर्म 1 में चेंज हो जाएगा। तो वही सेम रिजल्ट हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा, बट उसमें एक ही चेंजेस है कि हमारा कॉलम नेम चेंज हो गया। गॉट इट। सो यही सब चीज़ें हैं। अब इसमें जो टाइम लगा है दैट इज 0.00 सेकेंड्स, ओके। कोई इतना ज़्यादा लोड नहीं है, सिंपल आप देख रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमें सिर्फ अगर फर्स्ट कॉलम, अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर बाय क्लोज में आपने फर्स्ट कॉलम सेट किया है तो वो फर्स्ट वाला कॉलम सेट होने के बाद में उसी के अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट जितने भी टैक्स होंगे, जितने भी हमारे बेसिक वो हैं एक्सप्रेशंस हैं, उनको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वाला जो आपका कॉलम है उसी कंडीशन को वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में नेक्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के बेसिस पे अरेंज करेगा डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में।
See here, next topic is specifying custom sort order. Sometimes you have a column where you want to arrange data as per your own specific order. जो हम बात कर रहे थे ना कि हम हमारे अकॉर्डिंग पे डेटा को जो है अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। भाई ये तो था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड द थर्ड वन इज स्पेसिफिक कस्टम ऑर्डर, कि हम हमारे अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज करें। सो फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ कॉलम कॉल्ड प्रोजेक्ट that stores the status of project made by students, it can have possible values of evaluated, submitted, pending, assigned, है ना। अब देखो सिंपल, आपका जो प्रोजेक्ट है, अगर हम बात करें भाई एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उन 30 स्टूडेंट्स को आपको एक प्रोजेक्ट दिया है। अब उस प्रोजेक्ट में हम उनको कुछ रिमार्क देते हैं कि इवेल्युएट है, सबमिटेड हो गया, पेंडिंग है, किसका पेंडिंग है, वो एक लिस्ट बना के जो हम रखते हैं, असाइन, है ना। किसने सबमिट कर दिया, किसका इवेल्युएट हो रहा है, किसका पेंडिंग है, वो सारे इस टाइप से हमने अरेंज करना है। तो अब क्या करेंगे, इफ़ यू वांट टू अरेंज द रिजल्ट सेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस project column as per this order, so evaluated, pending, submitted, assigned, for this you need to use the field function in order by clause as per this format। अब हमें हमारे अकॉर्डिंग इवेल्युएट करना पड़ेगा। भाई ऐसा नहीं कि मान लो रोल नंबर 101 का पेंडिंग है और उसको हमने सबमिट में डाल दिया, ठीक है। तो इस टाइप से हम कस्टम ऑर्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, सी हियर, see here, specifying columns sort order, I told you little bit कि अगर हमें एक प्रोजेक्ट क्लास है और उस प्रोजेक्ट में मतलब हमारे जो स्टूडेंट के लिस्ट है उसमें कुछ ने इवेल्युएट कर रहे हैं, कुछ सबमिट कर चुके हैं, है ना, किसी का पेंडिंग है, किसी का असाइंड। तो उस टाइप से हम हमारे कॉलम्स को वैल्यूज़ कैसे जो है उसमें सेट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका था वो था फील्ड फंक्शन का यूज़ हमें करना होता है, ठीक है। इस फील्ड फंक्शन के थ्रू हम हमारी जो इवेल्युएटेड है, पेंडिंग है, मान लो ये फोर टाइप के आपने यहाँ पर ले रखे हैं ना, इवेल्युएट, सबमिट, पेंडिंग, असाइन, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग हमें हमारे कॉलम्स को अरेंज करना है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वॉट एवर जिस भी टाइप में हम चाहते हैं। तो उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको फील्ड फंक्शन का यूज़ करना है। फील्ड फंक्शन इन ऑर्डर बाय क्लोज में आपको यूज़ करना है। वो किस फॉर्मेट में होगा, सी या सेलेक्ट, जो भी हमें टेबल सेलेक्ट करनी है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। उसके बाद में ऑर्डर बाय फील्ड, तो ये ऑर्डर बाय फील्ड जो आ रहा है ना, ये ऑर्डर बाय फील्ड कॉलम नेम। अब कॉलम नेम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। कॉलम नेम कौन सा ले रहे हैं हम, कॉलम नेम हम ले रहे हैं प्रोजेक्ट का, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो था ये आपका कॉलम नेम है ना। तो इस प्रोजेक्ट कॉलम नेम में हमें क्या करना है, वैल्यूज स्पेसिफाइंग ऑर्डर यहाँ पर अरेंज करना है। तो हम यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग दे सकते हैं इवेल्युएट, सबमिट, पेंडिंग, असाइन, ये चार टाइप की जो यहाँ पर फोर टाइप्स की वैल्यूज यहाँ पर दे रखी है ना, इस टाइप की वैल्यूज को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, सी कि सबसे पहले सेलेक्ट लिया ऑर्डर बाय फील्ड, ये आपको लेना है। उसके बाद में कॉलम नेम, अब कॉलम नेम के अंदर वैल्यूज स्पेसिफाइंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर लिखनी है। भाई हमें अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता था तो वो तो नॉर्मली हो जाता है, पर जब हमें हमारे अकॉर्डिंग कस्टम टाइप का या स्पेसिफिक जो कस्टम टाइप की हमें लिस्ट अरेंज करनी है, एक अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर में हमें इसको बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पर मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि वैल्यू स्पेसिफाइंग ऑर्डर में आपको वहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब वैल्यूज़ में क्या आ सकता है, इवेल्युएट, सबमिट, पेंडिंग, असाइन, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ओके, सो सी हियर, द फील्ड फंक्शन इंटरनली मैप्स द वैल्यूज स्पेसिफाइंग ऑर्डर। अब ये फील्ड फंक्शन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो गया कि जो फील्ड फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो इंटरनली मैप्स द वैल्यूज स्पेसिफाइंग ऑर्डर टू अ लिस्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज एंड देन यूजेस दोज नंबर्स फॉर सॉर्टिंग। तो जो फील्ड फंक्शन है ना, वो इंटरनली उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो हमने नेम दे रखा है ना, इवेल्युएट, सबमिट, पेंडिंग, इनको वो अपने अकॉर्डिंग न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करता है फॉर सिस्टम अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। सिस्टम अंडरस्टैंड करने के लिए उन जो वैल्यूज़ हम ले रहे हैं, जैसे हमने ले रही है ना इवेल्युएट, सबमिट, पेंडिंग, असाइन, ये फोर टाइप्स की जो वैल्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो फील्ड फंक्शन है वो क्या करेगा, इन वैल्यूज़ को एक स्पेसिफाइंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इन फील्ड को वो
वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लेगा, अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज़ दे देगा, मान लो 1 2 3, है ना, इस टाइप से। सो एंड देन यूजेस दोज नंबर्स फॉर सॉर्टिंग, और उन्हीं नंबर्स को वो सॉर्ट करने में यूज लेगा। इवेल्युएट का मान लो 1 दे दिया, सबमिट को 2 दे दिया, है ना। यू नीड नॉट डू एनीथिंग, हमें कुछ नहीं करना, हमें उसको नंबरिंग नहीं सेट करनी है, हमें सिर्फ उस वैल्यूज़ को वहाँ पर टाइप करना है जो हमें चाहिए, इवेल्युएट, सबमिट, पेंडिंग, असाइन, ठीक है। अब इसको कैसे अरेंज करेगा, इस वजह से तो ये हम फील्ड कॉलम का यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आप इवेल्युएट, सबमिट, पेंडिंग, असाइन, ये 4 वैल्यूज़ को वो अपने अकॉर्डिंग नंबर असाइन कर देगा, ठीक है। अब हमें तो कुछ नहीं करना फील्ड फंक्शन में, फील्ड फंक्शन अपने आप सब कुछ काम कर लेगा। फील्ड फंक्शन जो है, हमें सिर्फ इस सिंटैक्स में आपको वैल्यूज लिखना पड़ेंगी। सेलेक्ट ऑर्डर बाय फील्ड, यहाँ पर कॉलम नेम आ जाएगा, क्या है कॉलम नेम, प्रोजेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में वैल्यूज स्पेसिफाइंग ऑर्डर में हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। कि हम यहाँ पर अगर 4 लिखेंगे, इवेल्युएट, सबमिट, पेंडिंग, असाइन, है ना, सिंपल ये टाइप करेंगे यहाँ पर। कहाँ टाइप करना है आपको, इस प्लेस पर। तो क्या होगा कि आपका जो फील्ड कॉलम है ये ऑटोमेटिकली उनको डिजिट्स या वैल्यूज, नंबर्स अलाउ कर देगा, और उन्हीं नंबर्स के बेसिस पे उसको अरेंज करेगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक। सी हियर, लेट अस कंसीडर द सेम डेटा टेबल विद एडेड प्रोजेक्ट कॉलम विद दिस वैल्यूज। अब यहाँ पर हमने ये प्रोजेक्ट वैल्यूज दे दी, पेंडिंग, सबमिट, इवेल्युएट, असाइन, इवेल्युएट, है ना। ये प्रोजेक्ट आ गया पूरा, आपका प्रोजेक्ट कॉलम आ गया। इस प्रोजेक्ट कॉलम के अंदर वैल्यूज आ गई, वही सेम 4 टाइप्स की वैल्यूज हैं, पेंडिंग है, सबमिट है, इवेल्युएट है, असाइन है ना। अब देखो क्या हो रहा है। नाउ टू ऑर्डर द अबव टेबल एज द मेंशन ऑर्डर अबव एज पर प्रोजेक्ट फील्ड हैविंग वैल्यूज इन दिस ऑर्डर, इवेल्युएटेड, पेंडिंग, सबमिटेड, असाइन, है ना। यू कैन राइट द सेलेक्ट स्टेटमेंट ऑर्डर बाई क्लोज विद फील्ड एज शोन। अब हमें इनको अगर अरेंज करना है तो हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेरी टाइप कर रहे हैं। इस क्वेरी के अकॉर्डिंग ही हमारी जो न्यू टेबल, ये जो क्वेरी का रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले होगा, तो वो किस टाइप से होता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, डेटा इज योर टेबल नेम। इस डेटा टेबल के अंदर से डेटा को सेलेक्ट करना है, और होल डेटा को स्टार यूज फॉर कंप्लीटली टेबल में जो भी डेटा है उसको हमारे सामने डिस्प्ले करा दो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ऑर्डर बाय फील्ड, दिस इज योर मेन लाइन। ऑर्डर बाय फील्ड हम यूज कर रहे हैं, इसमें हम कौन सा कॉलम ले रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइप, प्रोजेक्ट कॉलम, ठीक है। इस प्रोजेक्ट कॉलम के अंदर पहले नंबर पे इवेल्युएट, दूसरे पे पेंडिंग, थर्ड पे सबमिटेड, एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन इज असाइन। इस टाइप से वैल्यूज यहाँ पर आपकी डिस्प्ले होनी चाहिए, कि हमारी जो लिस्ट है उसमें प्रोजेक्ट के बेसिस पे हमें ऑर्डर बाई लिस्ट करना है। मान लो मेरे सिस्टम में एक ये टेबल बना हुआ है, और इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं अपना रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। मान लो मुझे मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चों की लिस्ट चाहिए, तो मैं मार्क्स को ऑर्डर बाई क्लोज में यूज़ कर रहा था। ग्रेड के अकॉर्डिंग चाहिए, ग्रेड कर रहा था। सेक्शन चाहिए, रोल नंबर चाहिए, या नेम के अकॉर्डिंग मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो वो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, सिंपल। तो उसी टाइप से यहाँ पर इवेल्युएटेड, पेंडिंग, सबमिटेड और असाइन, भाई मुझे ये पता होना चाहिए मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है, कितनों ने नहीं किया है, कितनों का पेंडिंग है। उस टाइप से अगर मैं लिस्ट चाहता हूँ तो वो मुझे इस टाइप से वैल्यूज यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ती हैं, और उन्हीं के बेसिस पे ये जो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, इस क्वेरी के अकॉर्डिंग आपकी जो न्यू टेबल जनरेट होती है वो इस फॉर्मेट में जनरेट होती है। सेम रोल नंबर एज इट इज़, नेम एज इट इज़, मार्क्स, ग्रेड, सेक्शन, ये सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। और हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, उसी के बेसिस पे ये डिजिट्स, मतलब जैसे मान लो इवेलुएट, इसने कर दिया इवेलुएट, तो इसका यहाँ पर नेम और एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पे। तो जिन्हों के इवेलुएट हो गए फर्स्ट में, इवेलुएटेड वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में पेंडिंग वाले, फिर सबमिटेड वाले, और देन असाइन वाले। तो इस टाइप से हम यहाँ पर हमारी लिस्ट को अरेंज कर सकते हैं, ताकि हमें ईजिली नोटिफाई कर सकें कि अच्छा भाई, शुरू के जो स्टार्टिंग के 4 स्टूडेंट्स हैं, इन 4 स्टूडेंट्स का डेटा पूरा आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, पेंडिंग है,
किसका सबमिट हो चुका है, किसका असाइंड हो चुका है। ओके, तो इस टाइप से आप अपनी ऑर्डर बाय फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर बाय फील्ड में हमें हमारे अगर कोई मान लीजिए इस टाइप का डेटा है जिसमें हमने नंबरिंग नहीं होती है ना, या उसको हम अल्फ़ाबेटिकली नहीं समझ सकते, तो बट हमें उसके वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट करना है, तो वो इस टाइप से हमें यहाँ पर इस क्वेरी का यूज़ करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा पूछ लिया जाता है आपके प्रैक्टिकल में से। ओके, तो इस चीज़ को आप समझ लें कि ऑर्डर बाय क्लोज, सिंपल हमें पता हो गया ऑर्डर बाय क्लोज जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करने के लिए यूज़ किया जा रहा है ना। ऑर्डर से ही आप समझ जाओ कि उसकी सीक्वेंस से बात चल रही है, उसकी सॉर्टिंग की बात चल रही है, उसका ऑर्डर कि वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। बट अगर एग्जामिनर पूछता है कि ऑर्डर बाय फील्ड, इसका आपको सिंटेक्स या आपको एक एग्जांपल बताना है, तो यू शुड एक्सप्लेन दिस थिंग्स टू द एग्जामिनर, क्योंकि वाइवा में ही वो आपको जज कर लेता है। इसीलिए मैं आपको ये बार बार चीज़ें बोल रहा हूँ कि जब वाइवा होता है ना, तो मोस्टली वो या तो पाइथन से क्वेश्चंस होते हैं या फिर आपके डीबीएमएस प्रैक्टिकली क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इन सिंटेक्स को आप चाहो बाय हार्ट करो चाहे प्रैक्टिस करो, एनी हाउ यू शुड लर्न इट। ओके, एंड दिस टेबल्स का सिंपल सा एग्जांपल आप रख लो। एक ही टेबल पे हम मल्टीपल वो कर रहे हैं। अब इसी ऑर्डर बाय क्लोज का एक एग्जांपल सिंपल सा, अपने स्कूल में जो फंक्शंस होते हैं, मान लो अभी जैसे फेयरवेल पार्टीज वगैरह होती हैं, तो उसमें हम हमारे स्टूडेंट की जो लिस्ट बनाते हैं कि भाई किसने अमाउंट पे किया है क्लास 7th में, क्लास 8th में, क्लास 9th में, क्लास 12th में, क्लास 11th में, इसके अकॉर्डिंग जो हम लिस्ट बनाते हैं ना कि भाई किन्होंने किन स्टूडेंट्स का अभी ड्यू है, किन्होंने पेड कर दिया, कौन नहीं देना है, किसको बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, कोई एब्सेंट होना चाह रहे हैं। तो उस टाइप से अगर हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं और वो हम डेटाबेस के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो माई एसक्यूएल डेटाबेस है उसमें अगर हम यूज़ करते हैं ना, तो जिन्होंने ड्यू है उनके यहाँ पर ड्यू वाले एक साथ नीचे आ जाते हैं, और जिन्होंने पेड कर दिया उनकी लिस्ट हम ऐसे पेड कर सकते हैं। क्योंकि बार बार आपको लिस्ट बनानी पड़ती है। मान लो आपने क्लास नेम लिख दिए, 40 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, आपने उन 40 स्टूडेंट्स के नेम रजिस्टर से कॉपी कर लिए, ठीक है। अब जब आप पेड, किसी रोल नंबर 30 वाले ने पेड किया, रोल नंबर 15 वाले ने पेड किया, रोल नंबर 17 वाले ने पेड किया, रोल नंबर 39 वाले ने पेड किया, अब पेड लिस्ट क्या हो गई हमारी, थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। हमें देखना पड़ता है, अरे यार इसने नहीं दिया, इसका बाकी है, इसका बाकी है। बार बार अगर हम उसको सर्च करेंगे तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है कि अच्छा अच्छा इस वाले ने बाकी है, इसका हो गया, फिर इसका हो गया, फिर वो लिस्ट क्या हो जाती है, थोड़ी सी बेकार सी लगती है, उसका जो लुक होता है वो थोड़ा ठीक नहीं रहता। हाँ, तो उन कंडीशंस को देखने के बाद ही ये जो है ना आपका डीबीएमएस का जो माई एसक्यूएल डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं, वो इसी चीज़ को रिमूव कर देता है कि एक तो डेटा फास्ट हो जाता है। सिंपल हमने लिखा है कि मान लीजिए सेलेक्ट टेबल स्टूडेंट फेयरवेल, टेबल हम बना रहे हैं स्टूडेंट फेयरवेल, और उसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर बाय फील्ड। और ऑर्डर बाय फील्ड में हम देखेंगे कि डिपॉजिटेड अमाउंट, अमाउंट डिपॉजिटेड या अमाउंट, और उसमें आ जाएगा डिपॉजिट ड्यू या पेड या नोट पेड, है ना। तो उस टाइप से हम यहाँ पर दो कॉलम्स का भी ऐड कर सकते हैं भाई। इवेल्युएट और पेंडिंग के प्लेस पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं पेड, और यहाँ पर पेंडिंग या ड्यू अमाउंट, है ना। उस टाइप से हम करेंगे तो वो हमारे सामने उस टाइप की लिस्ट हो जाएगी। तो आपको ये एग्जांपल सिंपल से याद रखने पड़ेंगे, अपने अकॉर्डिंग इसको समझना है। ओके, सो इसको लाइव एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ लीजिए, अपने जो डेली लाइफ में हम करते हैं उसी टाइप से यहाँ पर आपका डेटा अरेंज होता है। तो ये था आपका ऑर्डर बाय फील्ड। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ इसको स्टडी करिए, एंड टाइम कम है, ठीक है। प्रैक्टिकली हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, बट आपको इसको प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इसको समझ लीजिए आप। इसी बेसिस पे हम करेंगे कि अगर हम प्रैक्टिकल करते तो सिर्फ हमें इसको टाइप ही करना होता, ना कि इसमें और कुछ ज़्यादा चेंजेस करने पड़ते, ठीक है। तो ये जो है ना आपका डीबीएमएस, इसी के अकॉर्डिंग आपको सिंपल, अगर हम प्रैक्टिकली करते तो फर्स्ट हमें एक टेबल क्रिएट करनी होती ना, इस टेबल को हम क्रिएट करते,
तो ऐसी टेबल हमें क्रिएट करना होती, सिंपल क्रिएट टेबल, टेबल नेम डेटा टेबल हो जाती है ना, क्रिएट टेबल डेटा। फिर उसके बाद में हमें इंसर्ट इनटू रोल नंबर्स, नेम, मार्क्स, ग्रेड, सेक्शन, प्रोजेक्ट, इनके डेटा टाइप्स, नंबर टाइप का डेटा है, कैरेक्टर टाइप का है, वर्क कैरेक्टर टाइप का है, यहाँ पर डेसिमल टाइप का, फ्लोटिंग टाइप का है क्योंकि पॉइंट्स में आ रहा है, यहाँ पर हम कैरेक्टर टाइप का डेटा लेते हैं, यहाँ पर भी कैरेक्टर, यहाँ पर भी वर्क कैरेक्टर, वॉट एवर जिस भी टाइप का तो डेटा टाइप डिफाइन करने होती है, रेंज उनकी जो लेंथ थी वो डिफाइन करनी होती, तो उस टाइप से हमें पूरा ये प्रैक्टिकली हम करते तो वो ईजी हो जाता। बट कंडीशंस ऐसी हैं पैंडेमिक के, तो इस वजह से आपको इसको समझ लेना है बस। थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट।